कौमी असम्बली ने आर्मी एक्ट 2025 की मंजूरी दे दी। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूरी के लिए आज सेनेट में पेश होगा। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी। आर्मी चीफ का बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस नया नोटिफिकेशन जारी होगा। नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू होगी। वजीर आजम आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की सिफारिश पर 3 साल के लिए कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांडर का तकर्रुर करेंगे। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा उनकी रिटायरमेंट के बाद खत्म हो जाएगा। सत्य मुमलिकत और वज़ीर आज़म ने बाहमी मुशावरे से जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी अदालत का चीफ जस्टिस मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की आईनी अदालत के चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वो आज ऐवान सदर में हल्फ उठाएंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस भी मुस्ताफी हो गए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अथर मिनल्ला ने इस्तीफा दे दिया। दोनों जजेस ने चैम्बर्स खाली कर दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम पाकिस्तान पर संगीन हमला है। अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया है। मेरा ज़मीर साफ है, कोई पछतावा नहीं। कैडेट कॉलेज वाना पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगान शहरी थे। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में हुई और उसको पाया तकमील तक पहुंचाने का हतमी हुक्म खारजी नूर वली महसूद ने दिया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक हमले की मनसूबाबंदी खारजी जाहिद ने की। खारजी नूर वली महसूद के हुक्म पर हमले की जिम्मेदारी जैश उल हिंद के नाम से कबूल की। हमले का मकसद पाकिस्तान में सिक्योरिटी खदशात बढ़ाना था, जो कि भारतीय एजेंसी रॉ की डिमांड थी। हमले में मारे गए अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त ने तमाम शकों को शुबहात खत्म कर दिए। किस्त मिलने की राह हमवार। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब। इजलास में पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की किस्त की मंजूरी दी जाएगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग की मद में भी $20 करोड़ जारी किए जाएंगे। पाकिस्तान को EFF कर्ज प्रोग्राम के तहत $1 अरब मिलेंगे। इजलास से पहले हुकूमत गवर्नेंस और करप्शन डायकास्टिक असेसमेंट रिपोर्ट जारी करेगी। ये रिपोर्ट IMF के अहम स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स में शामिल है। और वनडे सीरीज में हासिल 1-0 की बढ़तरी को डबल करने का मिशन। ग्रीन शेयर्स ने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। श्रीलंका ने भी सीरीज में वापसी का टास्क अपने लिए मुकर्रर कर लिया। ट्रेनिंग सेशन में आइलैंडर्स ने भी सलाहियतों में निखार की कोशिश की। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे आज खेला जाएगा। फील्ड मार्शल ने श्रीलंकन वजीर दिफा से बात की और उन्हें सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराई। श्रीलंकन बोर्ड और खिलाड़ियों ने बहादुरी से फैसला किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का श्रीलंकन हाई कमिश्नर के हमरा रावलपिंडी स्टेडियम का दौरा। मेहमान टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। मैं हूं फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। सुबह तो अच्छी होनी चाहिए और सुबह अच्छी है भी, और अगर ओवरनाइट कुछ ऐसी अच्छी डेवलपमेंट हुई हो तो सुबह वाकई और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। बिल्कुल सादिया, दुश्मनों की सारी चालें साजिशें नाकाम हो गई। क्रिकेट का मैदान वैसे ही सजेगा और पाकिस्तान श्रीलंका का मुकाबला आज होगा। लेकिन कल रात जब श्रीलंकन टीम प्रैक्टिस करने आई तो स्टेडियम के बाहर उनका इस्तकबाल फूल जैसे बच्चों ने फूलों के साथ किया। बिल्कुल, हम दिखाते हैं अपने नाजरीन को कैसे श्रीलंकन प्लेयर्स का शुक्रिया अदा किया गया है। और ये बच्चे वहाँ पर पहुँचे, इन्होंने फूल भी उन्हें पेश किए। खिलाड़ियों पर फूलों की पत्तियाँ भी निछावर की गई। सुनाते भी हैं आपको प्लीज़। और अच्छी बात ये कि न सिर्फ ये कि बच्चे आए, उनके साथ साथ बाबर और रिजवान भी आए, क्योंकि वहाँ पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस चल रही थी। वहाँ आए और उन्होंने सबसे हैंडशेक भी किया। फिर कुछ प्लेयर्स ने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी अपने पैगामात शेयर किए, जिनमें सलमान अली आगा हैं, और सब ने ये कहा भाई शुक्रिया श्रीलंकन प्लेयर्स। अच्छा, इस हवाले से आगे चलकर बात करते हैं। अभी अपनी टॉप स्टोरी की जानिब भी ज़रा चलते हैं। अहम डेवलपमेंट ये भी है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने कल के दिन रात मुल्क के आर्मी एक्ट में अहम तब्दीलियों की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद से मौजूदा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ना सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का नया और इजाफी ओहदा सौंप दिया जाएगा, बल्कि उनकी मुद्दत मुलाजमत समेत फ़ौज के मुख्तलिफ मामलात में तब्दीलियाँ भी हों। इनमें से चंद अहम तब्दीलियों में से एक ये है कि 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की रिटायरमेंट के साथ ही खत्म हो जाएगा और आसिम मुनीर बर्री फौज के साथ साथ फिजाइया और बहरिया के भी
मुश्तरका चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन जाएंगे। इसके अलावा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के बजाय कमांडर ऑफ नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड का एक नया ओहदा मुतारिफ करवाया गया है। और इसमें कहा यह जा रहा है कि एक जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ कमान है उसमें भरपूर जो है वो मदद मिलेगी। साथिया, जो इससे पहले सूरत हाल बनी थी ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में, हालांकि उस वक्त भी एकजुट थी तमाम तर फोर्सेस, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि मज़ीद जो है इस काविश से अब मज़ीद जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है उसमें मदद मिलेगी। जो कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द फोर्सेस उसमें ज़्यादा मदद मिलेगी। जिस तरीके की मॉडर्न वॉरफेयर हो चुकी है उसके हवाले से भी हमने देखा कि कितनी तब्दीलियाँ हुई हैं, तो उन तमाम तब्दीलियों को भी केटर किया जाएगा। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट है ये जो तमाम तर हुई है। एक्चुअली यस, जब आप इसकी बात करते हैं कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो, फिर उसमें एक अहम बात ये होती है कि जिस तरह से पाकिस्तान को मुख्तलिफ महाज पर हमने देखा है बहुत सारे चैलेंजेस का, चाहे वो अंदरूनी दहशतगर्दी हो रही हो या बैरूनी दहशतगर्दी की फंडिंग हो रही हो, ऐसे में इट मेक्स द डिसीजंस मोर क्लियर और एप्रीहेंड चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, विच इज़ वन ऑफ द गुड थिंग्स दैट हैज़ हैपेंड। एंड एट द सेम टाइम इट टुक अस क्वाइट अ वाइल टू कम हियर वे वी आर। और हम हमेशा ये बात करते हैं कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट का और हमारी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसका एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है। एंड फॉर दैट मैटर इफ़ दैट वी सी, जिसका परसों हमने वज़ीर आज़म के खिताब में भी देखा, सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड साइन। जहाँ पर हमारी इकोनॉमिक स्ट्रगल्स हैं उसके पीछे सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल अलाइनमेंट का एक मसला रहा है, जो कि अब हमें एक अलाइनमेंट की तरफ नज़र आ रहा है। बिल्कुल, ख़ास तौर पे जो दौरे हाजिर में क्रॉस बॉर्डर मामला जितने भी हुए हैं अलॉन्ग विद अफगानिस्तान, और हमने पिछले दिनों देखा भी कि जो भी सूरत हाल रही, तो उसके लिए भी एक ये वक्त की अहम ज़रूरत थी। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि सियासी जो जितने भी सियासी हमारे तबकात हैं वो सारे के सारे एक लाइन पे रहे, वो सारे के सारे जो है वो ऑन वन पेज रहे। कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी आके पार्लियामान ये कहा कि जो मेरे ख्यालात हैं वही बिलावल भुट्टो के भी ख्यालात हैं। तो सियासत में जो इख्तलाफ राय है वो बहुत ज़रूरी है, जमहूरियत का हुस्न है इख्तलाफ राय, लेकिन कुछ बातें जिनमें से सिक्योरिटी सबसे मुक़द्दम है उस पर अगर मुनक़सिम हुए बग़ैर जो है वो फ़ैसला साजी की जाए, जो कि पाकिस्तान ने की, तो पाकिस्तान को बहुत मुबारक कि उन्होंने एकजुट हो के ये फ़ैसला साजी को किया। और साथ ही ये भी साथ दिया कि जो दौरे हाजिर के चैलेंजेस हैं उनसे निमटने के लिए, और साथ ही साथ मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं कि आप देखें कि कितनी अहमियत का हामिल है कि ना सिर्फ ये कि जस्ट ऑन द इंटरनेशनल होराइजन, नॉट ऑन द पॉलिटिकल रीजनल पॉलिटिकल होराइजन, लेकिन कल जब अभी हमने इब्तदाइया में श्रीलंका क्रिकेट की भी बात की ना, तो उन्होंने ये कहा सेनेट में मोहसिन नकवी साहब ने कि इसमें भी आसिम मुनीर का बड़ा अहम किरदार रहा है। इसी पर अपने गेस्ट को वेलकम कर लेते हैं। हमारे साथ हारिस अजमल साहब मौजूद हैं, आप माहिर कानून हैं। हारिस साहब, इट्स वंडरफुल टू वेलकम यू ऑन द शो। मुल्क की आईनी तारीख में एक अहम पेशरफ्त हो गई है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने 27वीं आईनी तरमीम बिल पर दस्तखत करने के साथ ही इसे आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया है। आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ऑल दीज चेंजेस दैट हैव हैपेंड रिसेंटली, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी मैडम। पहले तो इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक कंसेंसस है तमाम पाकिस्तानीज में इन द लास्ट 75 ईयर्स कि जो लीगल सिस्टम है इसमें रिफॉर्म की जरूरत है। आम आदमी के लिए ये सिस्टम फेल हो गया है, इट हैज फेल्ड टू डिलीवर फॉर द कॉमन मैन। तो इस वजह से पाकिस्तान के अंदर अगर जो हमारी पार्लियामेंट है वो कोई रिफॉर्म ला रही है तो उसको हमें वेलकम करना चाहिए। अब मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट की प्रॉब्लम बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम 56,000 मुकदमे पेंडिंग है। उसके अंदर जो 50,000 के करीब मुकदमे हैं वो आम बंदे के हैं, वो अल्लाह दित्ता का है, वो बशीरा बीबी का है, कोई अपने गांव से उठ के प्रॉपर्टी के केस में आया है, कोई माँ उठ के अपनी चाइल्ड कस्टडी के केस के लिए आ रही है, कोई बंदा अपनी बेल कराने आया हुआ है। जब कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमे हाई प्रोफाइल के शुरू हो जाते हैं तो उन मुकदमों की बारी नहीं आती। तो ये एक इस पे बहुत बड़ी स्टडीज हुई हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को अलहदा होना चाहिए ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर के मुकदमे जो कई दिन चलते हैं, लार्जर बेंचेस बनते हैं जिससे आम आदमी का कोई ताल्लुक ही नहीं है और उसका जो केस है वो सिस्टम के अंदर फंस जाता है। दूसरी बात ये है मैडम कि एक सिंपल रिसर्च आई है कि अगर एक जज को एक तरह का मुकदमा दिया जाएगा तो उसकी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज बन जाती है, उससे वो क्विक डिस्पोजल जस्टिस करता है। अगर एक जज एक आईनी मुकदमा सुन रहा है
उसके बाद वही जज फैमिली का केस सुन रहा है, अगला केस वो क्रिमिनल सुन रहा है, जहाँ पे वो 50 डिस्पोजल कर सकता था वो 10 केसेस डिस्पोज ऑफ करता है। तो हमें सिर्फ बगैर सिस्टम को टेस्ट किए तनकीद नहीं करनी चाहिए। वी मस्ट गिव दिस सिस्टम अ चांस। इंशाल्लाह इस सिस्टम में बेहतरी आएगी। और इस पे अपसाइड क्या है कि जो पुराना सिस्टम था वो इतनी बुरी तरह फेल हो चुका हुआ है डिस्पोजल करने में, मुकदमात की कमी करने में, कि नया सिस्टम इससे बेहतर ही हो सकता है। उससे नीचे तो कोई सिस्टम जा ही नहीं सकता। तो आई थिंक कि ये जो लोग बला वजह बगैर सिस्टम को टेस्ट किए तनकीद करें, इनको तनकीद नहीं करनी चाहिए। एक मैं और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जितने बड़े वकील आपके पास, मैं कल से सुन रहा हूँ 2 दिन से, कि तनकीद कर रहे हैं कि इसका ये जो नया सिस्टम आया इसका मतलब है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी खत्म हो गई है और अब अदालतें बिल्कुल नाकारा हो गई हैं। तो मेरा एक सवाल है उनसे कि क्या वो वकालत करना छोड़ देंगे? क्या कल से जो या आज से कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बैठेगा, जब इन बड़े वकला को फीसें मिलेंगी सबसे पहले उन्हीं कोर्ट्स में पेश होंगे, टीवी पे आके तनकीद करेंगे और वहां जाके पेश होंगे? या तो ये सारे एक लार्ज ग्रुप ऑफ लॉयर्स जिनकी वकालत चलती है वो ये आके कह दें कि जी वी रिजाइन फ्रॉम दिस कोर्ट, वी विल नेवर अपीयर इट, वी बॉयकॉट दिस कोर्ट। अंग्रेजी का एक मुहावरा है, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। लोगों को आप उकसा रहे हैं कि ये अदालतें ठीक नहीं है, खुद सबसे पहले जाकर पेश होंगे। तो ये दौरा में Justice Aminuddin Khan has the similar background when we say for Constitution के justice being justice वो अपना ओहदा संभाल लेंगे और अब अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। How do you see him being the justice of Constitution, first Constitution? वो लाहौर हाई कोर्ट से गए हैं। I've been appearing before him for a decade now. Okay. जिस भी वकील ने जस्टिस अमीनुद्दीन के सामने अपेयर हुआ है वो आपको एक बात उनकी बताएगा, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पोलाइटेस्ट जजेस। सारे जो भी फाइल उनके सामने आता है उनकी वो पूरी बात सुनते हैं। बात सुनने के बाद ही अप्लाइज हिज माइंड एंड गिव्स अ डिसीजन, एंड बाय एंड लार्ज बल्कि ही इज अ वेरी फेयर जज। दैट इज व्हाई आई थिंक फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट and he's been a constitutional judge for the past 10 to 15 years. एक बंदे का 15 साल का तजर्बा, आप उनको भी मौका दें and इंशाल्लाह he will deliver. अच्छा, अब हारिस साहब इसमें एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। अभी हम बात कर रहे थे द पेंडिंग केसेस एंड द नेचर ऑफ केसेस कि जो जहाँ होने चाहिए वहाँ पे होते नहीं, इस वजह से मज़ीद मामलात बिगड़ते रहते हैं। 27वीं आईनी तरमीम ने इसको एड्रेस किया है, बट डू यू थिंक कि इसने इस चीज़ को भी एड्रेस किया है कि भाई वो जो लोअर कोर्ट्स में और हाई कोर्ट्स में, सिविल कोर्ट्स में जो लोग रुल रहे होते हैं, सालों तक रुल रहे होते हैं, तारीख पे तारीख, पेशी पे पेशी, जजेस के नंबर्स की कमी और ये सारी चीज़ें, तो क्या इस तरमीम ने उसको एड्रेस किया है, या फॉर दैट वी हैव टू हैव अनदर अमेंडमेंट, क्योंकि 28वीं की बाज़गश्त तो है? जी बिल्कुल आपने ठीक कहा। For the time being, this amendment has focused on the superior judiciary and working of the superior courts. जो अगली important चीज है जिसको address करना बिल्कुल जरूरी है वो है we have to address the elephant in the room, वो है lower judiciary. जी, lower judiciary के अंदर judges की बेइंतहा कमी है। जिन resources में वो काम कर रहे हैं और जितना आप उनसे काम लेना चाहते हैं वो there is a complete shortfall। और इतने बुरे हालात में वो जजेस काम कर रहे हैं कि जितना वो आउटपुट दे भी रहे हैं ये भी बहुत बड़ी बात है। सो जो नेक्स्ट रिफॉर्म आना जरूरी है, और इस तरमीम में इनडायरेक्ट इम्पैक्ट ये है कि जब आप जजेस को जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस है उनको फ्री करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल मुकदमात से, बिकॉज ही विल नाउ ओनली बी फोकस्ड ऑन एपेलेट वर्क जो नीचे सिविल कोर्ट से उनके पास आएगा, सिविल कोर्ट हाई कोर्ट से उनके पास आएगा, कि नीचे अब रिफॉर्म आना जरूरी है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। जो नेक्स्ट रिफॉर्म जो 28वीं तरमीम के अंदर आना चाहिए इज हाउ डू वी रिफॉर्म दी लोअर जुडिशरी, चाहे वो तरमीम करके रिफॉर्म लाएं या पार्लियामेंट अपने स्टैट्यूटरी एक्ट से रिफॉर्म लाए या गवर्नमेंट बजट एलोकेट करके उन अदालतों को बेहतर करे। बिकॉज जब तक हमारे पास अच्छी अदालतों का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, अच्छे लोग, अच्छे वकील वहां पे सिविल कोर्ट के जजेस नहीं बनना चाहेंगे, तब तक ये सिस्टम रिफॉर्म नहीं हो सकता। सही है। एक और चीज़ जो मेरे जहन में इस वक्त आ रहे थे हारिस साहब, और वो एक अहम पॉइंट ऑफ व्यू हम सब के जहन में ये होता है कि क्या हमें ये समझने की मज़ीद ज़रूरत है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ मेड द वे मोर
क्लियर फॉर ऑल द कॉमन पीपल, या इट हैज़ नॉट सॉर्टेड इट? क्योंकि कुछ लोगों का ये आर्ग्यूमेंट है कि जी सुप्रीम कोर्ट के पास तो 8% ही आम बंदे के जो हैं वो केसेस आते थे, तो ये कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट को लेकर आने से ये बर्डन कम होने जा रहा है? क्या इसके ऊपर मजीद कोई बात होनी चाहिए थी, बहस होनी चाहिए थी, इनफ टाइम आना चाहिए था अमेंडमेंट से पहले? व्हाई दिस आर्ग्यूमेंट? देखें, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट इज द लास्ट कोर्ट फॉर ऑल पाकिस्तानी। ये सिर्फ हुकूमत या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बात नहीं है। 56,000 मुकदमों में से अगर मैं कह रहा हूँ 6,000 बहुत हाई प्रोफाइल नेचर के होंगे, 50,000 तो मेरे और आपके मुकदमे हैं। सुप्रीम कोर्ट में लोगों को आखिरी आसरा होता है, एक टर्म होती है और रिसर्च चाहिए क्लोजर। आप जब कोई आपका फौत भी हो जाए ना, बंदा आप उसको दफना देते हैं किसी प्यारे को, रिश्तेदार को, आफ्टर आपको आसरा हो जाता है, आप योर लाइफ मूव्स ऑन। एक आपका रिश्तेदार वेंटिलेटर पे पड़ा रहे पिछले 10 साल से, तो वो घर वालों के लिए भी बहुत अजियत होती है। जब आपका 50,000 मुकदमा आम आदमी का, अल्लाह देता का प्रॉपर्टी का केस सुप्रीम कोर्ट में जाके स्टक है फॉर इयर्स ऑन एंड, तो उसको क्लोजर नहीं मिल रहा, पूरे खानदान को क्लोजर नहीं मिल रहा। तो इससे ये जब डिस्पोजल होगा तो फायदा आम आदमी को होगा। और फिर मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताता हूँ, जो लीगल जो रिसर्च आई है कि अगर अदालतें कुछ डिस्पोजल करेंगी, स्पेशली दी एपेक्स कोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है उस मुल्क में। सिंगापुर इज वन टेस्ट एग्जाम्पल जहाँ पे उन्होंने सबसे पहले अपनी अदालतें बेहतर की, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सिंगापुर में, और आप आज देखें सिंगापुर एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री से फर्स्ट वर्ल्ड से भी ऊपर जा चुका है। तो इस वजह से दिस इज वेयर वी नीड टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वी नीड टू टेल द इन्वेस्टर्स कि आवर कोर्ट्स आर क्विक, आप मामला लेके सुपीरियर कोर्ट्स के अंदर आए, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम होगी इट विल बी रिजॉल्व्ड, फिर वो वहाँ पे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है हारिस साहब, राइट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, और आप मुस्तक़बिल करीब में दोबारा ज़हमत देंगे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चलिए अपने अगले सेगमेंट की जानिब, एंड दैट इज़ क्रिकेट। और वैसे आज तो दूसरा ODI है, बात हमें स्क्वाड और द चांसेस और पाकिस्तान को आज जीत जाना चाहिए या श्रीलंका को कमबैक करना चाहिए, इस पे करना चाहिए। बट आई वुड अगेन लाइक टू बिगिन विथ वन थिंग। सेनेगलीज़ ज़बान में कहा जाता है आयुबुवान, यानी कि बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ये श्रीलंकन टीम को हम अपने प्लेटफॉर्म से भी कह रहे हैं, और नॉट ओनली श्रीलंकन टीम, साथिया इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा समझने वाली है, सिर्फ श्रीलंकन टीम वापस नहीं रुकी है, उनके साथ उनका कोचिंग स्टाफ जो कि मुख्तलिफ नेशनैलिटीज़ का है, मुख्तलिफ ममालिक का है, उन्होंने भी चूज़ किया है टू स्टे बैक। सो दिस इज़ अ वेरी रिमार्केबल सिचुएशन कपल्ड विद दिस थिंग नो। मैं देख रहा था उन पड़ोस के तमाम तर यूट्यूबर्स एंड जर्नलिस्ट को, जितनी वीडियोस इन्होंने की हैं इस मामले पे कि यहाँ पे धमाका हुआ तो श्रीलंका जा रहा है, श्रीलंका चला गया, अब क्या होगा पाकिस्तान का, उतनी एक भी वीडियो उन्होंने लाल किले दिल्ली की वीडियो पे नहीं की, धमाके पे कि जी क्या साउथ अफ्रीका जाएगा वापस, क्या जनूबी अफ्रीका को जाना चाहिए। पॉइंट एज वी आर टॉकिंग फैसल, हमें ये पता है कि ईडन गार्डन में इस वक्त साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया एक मैच चल रहा है। सो व्हाई दिस हिपोक्रेसी? और हमने तो नहीं कोई आवाज़ उठाई कि जी इधर आपके रेड फोर्ट में क्या मसाइल चल रहे थे, वहाँ पर धमाका हो गया और उसके बाद आपका कैंसिल होना चाहिए, बिकॉज हम एक अम पसंद मुल्क है, हम खेलों को फ़रोग देते हैं, हम पीस की बात करते हैं, हम रवादारी की बात करते हैं, तो इसलिए हम ये बात कभी नहीं करेंगे आपके मुल्क के लिए। बट एट द सेम टाइम वी वुड ऑल्सो नॉट वांट कि आप हमारे मामलात के अंदर इंटरफेयर करें। वेल, अगर आपने किया है, जब आपने इंटरफेयर किया है, आपको मुंह की खानी पड़ी है, एंड दिस वाज वन मोर टाइम व्हेन यू हैड टू फेस इट। आपका अपना खोदा हुआ गड़ा है जिसमें आप खुद गिर रहे हैं। एनीवेज, one more time, a very warm welcome, a welcome back to actually Sri Lankan team. Yes, because they was about to leave, and now they are not leaving. And I think आज ग्राउंड में भी उनको बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया जाएगा। I'm all up to it. I'm all up to it. और तो चलिए अब इस सब पे, एंड देन सेकंड ODI है साउथ अफ्रीका की सीरीज में भी हमने देखा था कि पहला जीतने के बाद हमने दूसरा हार गए थे, ताकि तीसरा थोड़ा सा दिलचस्प बन जाए। तो क्या एक बार फिर वही होने जा रहा है? सैयद हैदर, क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, सुबह खैर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तो सर, आगाज़ मैं क्रिकेट नहीं बल्कि क्रिकेट से जुड़ी सियासत से करना चाहूँगा। वो सारी साजिशें दम तोड़ गई, और श्रीलंका हैज़ नॉट ओनली चोज टू स्टे बैक, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी दिखा दिया कि भाई फ्रेंडशिप नॉट आउट। बिल्कुल, जितनी तारीफ़ की जाए श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की, श्रीलंकन गवर्नमेंट की, कि उन्होंने इस मुश्किल मरहले में, इस मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। और ये बात हमेशा हिस्ट्री में लिखी जाएगी कि श्रीलंका ने
इसके बावजूद के बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने यहाँ पे रुकने का फैसला किया और यहाँ पे क्रिकेट खेलने का फैसला किया। मैं समझता हूँ ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया है। Absolutely. और खेल को जब भी आप अहमियत देते हैं, खेल को जब भी आप उसके लिए आप कोशिश करते हैं, तो दुनिया में हमेशा गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाता है, हमेशा सुनहरे अल्फाज में लिखा जाता है। और जहाँ जहाँ इसका जहाँ भी जिक्र होगा, वहाँ हमेशा ये लिखा जाएगा कि श्रीलंका ने मुश्किल हालात में यहाँ रुकने का फैसला किया है। तो मैं समझता हूँ कि आज जब मैच शुरू हो, तो जब टीम श्रीलंका की ग्राउंड में आए, स्टेडियम में आए, तो जितने भी वहाँ पे तमाशाई हैं स्टेडियम में, जितने भी इंतजामिया के हैं, जितने भी हमारे प्लेयर्स हैं, सबको बहुत सारा प्रेस करना चाहिए श्रीलंका को। और ये एक बड़ा अच्छा दुनिया के सामने एक पैगाम जाएगा कि आपने कोशिश कर ली कि क्रिकेट खत्म हो जाए, लेकिन क्रिकेट कभी खत्म नहीं हो सकती पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के क्रिकेट के चाहने वाले हर सूरत में क्रिकेट को जिंदा रखना चाहते हैं। और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि हमारी हुकूमत, हमारी इंतजामिया, हमारा बोर्ड, हमारे जितने भी लोग हैं, उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है कि किसी तरह ये चीज़ें जो है अच्छे शेप में आगे चलती रहें। So I think we have to be very thankful to the Sri Lankan Cricket Board and the people of the Sri Lanka. अच्छा, इससे ना हमें थोड़ा सा हैदर भाई पीछे ले जाना चाहिए। जब बाबर आजम की क़यादत में हमारी टीम श्रीलंका में मौजूद थी, श्रीलंका में उस वक्त हम देख रहे थे कि किस तरह के एहतजाज किए जा रहे थे। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम कि हमारी टीम के ऊपर किसी तरह का कोई डेंजर हो, उन्हें किसी किस्म का ख़तरा हो, उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि दे वांट टू स्टे हियर। तो पाकिस्तान के बारे में जब हम बात करते हैं कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में कोई टीम आई है और हम उसको ये यकीन दिलाना चाहते हैं। 2008 में अगर श्रीलंका के ऊपर हमला हो गया था, तो हम चाहते हैं कि अब दोबारा हमें उस स्ट्रगल से ना गुजरना पड़े। इट इज़ नॉट अ सेल्फिश अप्रोच मेरे ख्याल में। इट इज़ लाइक कि जब हम दूसरे मुल्कों में भी मौजूद होते हैं, तो भी हमारी यही अप्रोच होती है कि आप अमन को फ़रोग दें। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी अप्रोच हमेशा पॉजिटिव रही है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जब पाकिस्तान टीमें नहीं आती थी, इंटरनेशनल टीमें, उस वक्त बजाय हमने कि इंसिस्ट करने के लिए उन पर जो है किसी किस्म के हमने चार्जेस लगाने के बजाय हमने बाहर जाके भी मैचेस खेले, दुबई में खेले, श्रीलंका में खेले। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और पाकिस्तान के अवाम ने तो हमेशा, बल्कि इसमें हैदर भाई हमें न्यूजीलैंड वाला वाकया भी याद रखना चाहिए। जब वो न्यूजीलैंड में वाकया हुआ था, उस वक्त भी हमारी टीम वहां पर मौजूद थी क्रिकेट खेलने के लिए। वी डिसाइडेड टू स्टे। जी बिल्कुल। देखिए, जहां भी 1994 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम स्टेडियम में मैच खेल रही थी श्रीलंका में, और बाहर धमाके हो रहे थे, बाहर जो है वो गोलियां चल रही थी, लेकिन पाकिस्तान टीम ने कोई ऐसी बात नहीं की कि हम वापस जा रहे हैं, हम छोड़ रहे हैं। क्योंकि देखिए, हम लोग खुद इस एक मरहले से गुजर चुके हैं। पाकिस्तान टेररिज्म पिछले 30-35 साल से पाकिस्तान टेररिज्म का सामना कर रहा है। तो पाकिस्तान तो कभी भी ये नहीं कहता है कि हम क्रिकेट छोड़ देंगे, क्रिकेट खत्म कर देंगे, क्योंकि आप जब ऐसा करते हैं तो आप सिर्फ क्रिकेट नहीं खत्म करते हैं, बल्कि टेररिस्टों को कामयाब कर देते हैं, क्योंकि उनका जो मंसूबा है वो पर कामयाब हो जाता है। तो आज अगर श्रीलंका ने किया है, इससे पहले कितनी दफा पाकिस्तान ने किया है, इवन इंडिया में पाकिस्तान पे पत्थर मारे गए, पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बसों पे हमले हुए, बहुत सारी ऐसी चीजें पाकिस्तान टीम के साथ हुई, लेकिन पाकिस्तान ने कभी ग्राउंड नहीं छोड़ा। मैं आपको बताऊं, इंडिया में पाकिस्तान टीम खेल रही थी, तो एक वक्त ऐसा आ गया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो हेलमेट पहन के ग्राउंड में खड़े होने को तैयार थे, लेकिन क्रिकेट खत्म नहीं कर रहे थे। तो बात यह है कि आप किस हद तक अपने मकसद में बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जहां आप स्ट्रॉन्ग रहते हैं, वहां पे आपका मुखालिफ हार जाता है। आज श्रीलंका ने वही किया है जो पाकिस्तान हमेशा से करता आया है। तो पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, दोनों ने मुश्किल हालात में बड़ी पामर्दी का सबूत दिया है, जवामर्दी का सबूत दिया है, और क्रिकेट के लिए और स्पोर्ट्स के लिए हमेशा बहुत किया। और इसमें जो आपने बात की थी ना कि अगर ऐसा होता तो दहशतगर्द जीत जाते, नहीं, वो पड़ोस वाले भी जीत जाते, जो अपने हर आधे घंटे पे इन्होंने एक वीलॉग किया हुआ है कि ये खत्म हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। चले, उनको ज़्यादा वेटेज नहीं देते, एक तरफ करें उनको। चलिए क्रिकेट पे बात करते हैं। पहला वनडे पाकिस्तान ने जीता, अच्छा बोर्ड पे टोटल लगाया और श्रीलंका को जो है वो रिस्ट्रिक्ट किया। नाउ दूसरे ओडीआई के लिए सर क्या उम्मीद है? ऑब्वियसली विनिंग साइड अनचेंज्ड जाएगी, लेकिन डू यू थिंक कि कोई एक आधी तब्दीली आप देखना चाहेंगे या फिर अनचेंज्ड साइड जाए पाकिस्तान? देखिए फैसल, अगर मुझसे पूछें तो मैं एक चेंज तो जरूर करना चाहूंगा। नसीम शाह की जगह वसीम को खिलाना चाहिए, मोहम्मद वसीम जूनियर को। वो डिजर्व भी करते हैं, अच्छी फॉर्म में। एक मैच खेला उन्होंने, साउथ अफ्रीका के खिलाफ बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी,
और उसको चांस देना चाहिए मोहम्मद वसीम को, क्योंकि बस ये एक चेंज है। लेकिन बैटिंग में अगर पॉसिबल हो तो फ़खर जमान को ड्रॉप करें और किसी और आप ओपनिंग कराएं, ताकि आपका बैटिंग का जो एक फ्लो आ रहा है ओपनिंग में, मैं इस पे मैं भी दो चेंजेस जो हैं वो पॉसिबल मैं इस पे कंफ्यूज भी रहा हैदर भाई। फ़खर जमान इतना स्लो खेलता नहीं है, वो पहले ओडीआई में व्हाट हैपेंड, डिड ही गो इनटू द शेल, या फिर फ़खर जमान के साथ भी शायद बाबर को कहा जा रहा है स्ट्राइक रेट बढ़ाओ, फ़खर को कहा जा रहा है कि भाईजान होल्ड करके खेलो। हाँ, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है, लेकिन फ़खर का कुछ प्रॉब्लम है इस वक्त। आई थिंक कि उनका बैट सही नहीं आ रहा है, उनके रिफ्लेक्सेस कुछ स्लो लग रहे हैं, मैं आपको सही बात बताऊं तो। जब आप एक ऐसे पॉइंट पे आ जाते हैं जब रिफ्लेक्सेस स्लो हो जाते हैं, फिर आप जो है वो रन्स नहीं कर पाते हैं। तो जरूरी नहीं है, लाजमी नहीं है, ठीक है उन्होंने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है, लेकिन अब हो सकता है उनका टाइम आ गया कि उनको चेंज करें और आप किसी एक और नए ओपनर को यहाँ पे आजमाएं। तो जरूरत होती है जहां पे वहां करना पड़ता और करना पड़ेगा। आप सिर्फ नाम पे नहीं खेल सकते हैं। आपने बाबर आजम को भी तो ड्रॉप किया, आपने रिजवान को भी तो ड्रॉप किया है। जब आप पहले ड्रॉप कर सकते हैं, बाद में आप फ़खर को भी कर सकते हैं ड्रॉप, लेकिन जरूरत इस बात की है कि आपके पास एक ऐसा ओपनर होना चाहिए। आप देखें, एक तरफ हमारे 10 ओवर में 26 रन और उनके पावर प्ले में 97 रन, इट्स अ बिग डिफरेंस। मॉडर्न डे क्रिकेट में आपको कुछ करना पड़ेगा, आप नाम पे नहीं चल सकते हैं, परफॉर्मेंस पे चलना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। बहुत शुक्रिया हैदर भाई, वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। अब हमें गिफ्ट विकेटें गंवानी है या फिर हमें पावर प्ले में अच्छे स्कोर करके देने हैं। विद दैट वी टेकिंग अ लिटिल ब्रेक, स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। ऑफ द रिकॉर्ड एक शेर पे हम बहुत झूम उठे थे, फिर से कह देते हैं, आपकी इजाजत हो तो। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरे जुल्फ के सर होने तक। ये मेरी वो याददाश्त है जो पहला फेस्टिवल हुआ था, लिटरेचर फेस्टिवल, अदब फेस्टिवल यहाँ कराची में 2010 में, और वो यादें उस फेस्टिवल के साथ आज भी ताज़ा हैं। कराची में अदब फ़नून लतीफ़ा का सबसे बड़ा त्यौहार एक बार फिर सजने जा रहा है। 10वीं उर्दू अदब फेस्टिवल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है, जो 22 और 23 नवंबर को मुनक़िद होगा। बिल्कुल, फेस्टिवल में मुल्क के नामवर अदीब, शोरा, दानश्वर, सहाफ़ी और समाजी रहनुमा शरीक होंगे, जिनमें ज़हरा निगाह और किश्वर नाहिद, वसतुल्लाह खान, शर्मिला फारूकी, शाज़िया मरी समेत देयर आर गोइंग टू बी नंबर ऑफ पीपल जिनसे हम मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। फेस्टिवल में इस बार भी अहम कौमी और फ़िक्री मौज़ूआत पर मुबाहिसे, मुकालमे, मुशायरे, कुतुब की रोनुमाई और बैनुल-अक़वामी नशस्तें मुनक़िद होंगी। कई बड़ी और नई किताबें भी खुसूसी सेशंस में ज़ेर बहस लाई जाएंगी। ये फेस्टिवल मुकम्मल तौर पर आवाम के लिए मुफ्त होगा, जैसे हमेशा की तरह होता है। इसमें शिरकत करने वाला हर फर्द अदब, मौसीकी, फ़नून लतीफ़ा और तख्लीकी इजहार के रंगों से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेगा। अदब फेस्टिवल माशरती हम आहंगी, मकालमे, तख्लीकी शऊर को फ़रोग़ देने का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म है, एक ऐसे सर्क रूट जो जहनों को जोड़ती है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है अदब फेस्टिवल की बानी डायरेक्टर आमिना सैयद। आइए उनसे बात करते हैं, और एक्चुअली तो उनका थैंक्स करते हैं टू इनिशिएटिंग इट एट द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज इसके लिए सिटी ऑफ कराची, एग्जैक्टली, बिकॉज इसके लिए एक थॉट प्रोसेस चाहिए होता है। आमिना मैम, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मुझे ये कहना है कि it's wonderful to host you. Why? Because we so need this. Karachi and whole of Pakistan so need these kind of events. 10वां माशाल्लाह से अदब फेस्टिवल आने जा रहे हैं। आपको खुद कैसे फील होता है looking back from 15 years from now? How do you feel about it? बहुत मुझे खुशी होती है और बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब ये आसिफ फ़ारूकी और मैंने जब शुरू किया था, ये पहली समझिए लिटरेचर फेस्टिवल पाकिस्तान में 2010 में कराची लिटरेचर फेस्टिवल, तो हमारा मकसद ये था कि हम एक किस्म का एक समझिए एक नमूना बना देते हैं जो फिर और लोग उसको आगे ले जाएं। और हमने ये शुरू से कहा था कि ये है बिल्कुल समझिए ओपन सोर्स, इसमें हमारी कोई कॉपीराइट नहीं है और जो चाहे ये करे, और ये एक तहरीक बन जाए पाकिस्तान में। और आज मुझे बहुत खुशी है कि वाकई ये बन गई है एक तहरीक, हर शहर में हो रही है। कराची में बहुत सारी और होने लगी, और तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है। ये बताइए, इस बार वैसे तो बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेक्टिव सेशंस होते हैं, फ़िक्री नशस्तें होती हैं,
लोग इस बार क्या क्या एक्सपेक्ट करें फेस्टिवल से? देखिए, इंटरैक्टिव तो हमने शुरू से किया था। बिल्कुल। कि हमें ये लगता है कि जो ऑडियंस है वो भी हमारा एक हिस्सा है। तो हमेशा हर सेशन में हम ऑडियंस को मौका देते हैं। बल्कि कई लोग मुझसे कहते हैं कि हमें भी मौका दें, हम फेस्टिवल में आके हम कुछ अपनी नज़म पढ़ना चाहते। तो मैं कहती हूँ कि आप फ्लो से पढ़ें, आप हाथ उठाएं, आप सवाल करें जो भी आपको कहना है। तो इस दफ़ा हमने नई चीज़ ये शुरू की है। एक तो हमने समझिए कोशिश ये की है कि देखिए, फेस्टिवल हमारी ये है कि फेस्टिवल ऑफ एक्सप्रेशन। आप किस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। आप बेशक डांस गाने से करें, शेर शायरी से करें, या अपनी किताब से करें, जहाँ भी एक्सप्रेस आपके लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार है। तो उसमें हमने अब इस दफ़ा कॉमेडी भी रखी है, गाना भी रखा है, म्यूज़िक रखा है। अरशद महमूद आ रहे हैं, वो अपना एक पूरा सेशन करेंगे। और सैफ समेजो आ रहे हैं हैदराबाद से। शेमा सैयद भी गाएंगी। और असल में आरफा सैयदा ज़हरा जो अभी इंतकाल हुआ है, जिसका मुझे बहुत अफसोस है, मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त थी वो। तो और आसिफ फ़ारूकी चले गए। और तो हम ये चाह रहे हैं कि इस दफ़ा एक उनको बजाय इसके कि हम 1 मिनट साइलेंस करें या सेशन करें, हम गाने से उनको याद करेंगे। How wonderful. तो इट्स अ न्यू वे टू पे ट्रिब्यूट और किसी को याद करना। बेशक। और हर सेशन में हम कई सेशन में हम अगर जो भी उस सेशन का मौजू है, हम शुरुआत करेंगे एक गाने से जो उस सेशन से समझिए कि ताल्लुक़ है उसका। बहुत खूबसूरत। अच्छा, आज से मे बी जब हम लोग बड़े हो रहे थे 2010 से, अगर हम जब से जर्नलिज्म में हम बीइंग इंटर्न्स आए थे, उस तरह से हम भी इस तरह की एक्टिविटीज़, आई एम श्योर फैसल भी इस तरह की एक्टिविटीज़ को देख रहा होगा। उस वक्त जो हमारे बड़े थे, जो उस वक्त हमारे बड़े जर्नलिज्म में थे, वो हमें कहते थे कि तुम लोगों की नस्ल जो है ना, वो पढ़ती वढ़ती नहीं है। तुम लोगों की नस्ल अंग्रेज़ी उर्दू कुछ भी पढ़ती वढ़ती नहीं है। तुम लोग शायरी नहीं पढ़ते, तुम लोगों को ये भी नहीं, तुम लोगों का टेस्ट जो सिंगिंग का भी है, डांस का भी है, वो नहीं है दैट वी हैड। यू हैव been able to witness so many changes in इस जनरेशन का ट्रांजिशन देख के। What do you feel इस अदब फेस्टिवल ने, इसके अलावा और लिटरेचर फेस्टिवल्स ने कराची में क्या या दूसरे शहरों में कम बैक किया है? अदब ने, आर्ट ने कम बैक किया है? मेरे ख़्याल में किया है। क्योंकि देखिए, असल में मैं ये सोचती थी कि जैसे जो ऑडियंस है, अगर वो किसी अदीब से मिल लें फेस टू फेस, तो उनके दिल में एक जोश पैदा होता है। और मैं ये चाह रही थी कि जो हमारे राइटर्स हैं, अदीब हैं, वो बन जाएं रॉक स्टार्स। ये मेरा ख्वाब था। और ये मैंने देखा अपनी आँखों से। एक हमारी फेस्टिवल थी, तो वहाँ मैंने देखा कि एक हुजूम जा रहा है कहीं। तो मैं तो घबरा गई। मैं समझी कि ये कोई सिक्योरिटी इशू तो नहीं है। तो जब मैं उसके करीब गई हुजूम के, तो देखते क्या है कि अमर जलील जा रहे थे। क्या बात, क्या बात। और इसी तरह एक और उसी फेस्टिवल में एक और जगह बहुत ही लोग जमा थे, वहाँ मैं गई तो मुस्तनसन हसन तारर वो बैठे हुए थे। तो मैंने सोचा ये रॉक स्टार से कम नहीं है ये। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। क्या अनवर मकसूद साहब आ रहे हैं इस बार? इस दफ़ा नहीं आ रहे, वो पिछले साल आए थे। इस दफ़ा शहजाद ग़ियास आ रहे हैं। ओके। और नदीम फारूक पराचा, वो कॉमेडी पे बात करेंगे जी। कॉमेडी हम हमेशा इसका सैटायर कॉमेडी इसका हिस्सा रखते हैं। अच्छा अमीना मैम, एक चीज़ लोग जो हमारा माशरा है कहते हैं कि यहाँ हो सकता है थोड़ी सी कड़वी बात हो, लेकिन हम अक्स है माशरे का, तो वो पेश करना बड़ा ज़रूरी है। खाने को नहीं है, बिजली नहीं है, फला ढमका एंड ऑल। ऐसे में अदब पे प्रायोरिटाइज़ करना, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि वो कहते हैं ना कि भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। तो अदब को ले के यू हैव बीन फॉर्मर एमडी ऑफ द ऑक्सफोर्ड प्रेस एज वेल, माशाल्लाह से। तो ये माशाल्लाह, तो आप क्या समझती हैं कि जो लोग इसको अलग करते हैं कि नहीं यार पहले बेसिक नीड्स पूरी हो जाए उसके बाद इसकी तरफ देखेंगे, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए, अदब मैं कहती हूँ कि हमारी ज़िंदगी की एक लाइफ लाइन है, इसके बग़ैर हम जी नहीं सकते। और इतने जो पोइट्स हैं जो उनने नज़में लिखी हैं, किताबें लिखी हैं, वो उसमें हमेशा गुर्बत तो कवर किया है।
और हम ये चाहते, इसीलिए हमने अदब को बिल्कुल फ्री रखा है, कोई टिकट नहीं है, आप आएँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि उसका इम्पैक्ट हो, और इम्पैक्ट जब होगा जब हर तबके से लोग आएंगे, और उनको हम ऐसी जगह हम रखते हैं जहाँ बसें आती हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है, ताकि वो आएँ। मतलब ये इतना उनका खर्च भी ना हो आने में, और कोई टिकट नहीं है, तो और फिर जो राइटर्स हैं उन्हीं के बारे में तो लिखते हैं। जी, एक सिर्फ चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ, जस्ट सेकेंडिंग यू, वो ये कि अदब में सिर्फ कोई नॉवल या कोई शायरी की बात नहीं हो रही, अदब आपको जीने का ढंग भी सिखाता है, तो सोचने का तरीका भी होता है। लॉन्ग हम ये बात करते रहे हैं कि जी अदब जो है वो शायद कोई लग्जरी है, ये लग्जरी नहीं है, ये बेसिक नेसेसिटी है। बिल्कुल, आई थिंक ये परसेप्शन भी वक्त के साथ साथ तब्दील हो गया है, लोगों को इसका भी अंदाज़ा हो गया है। असल में हम ये चाहते हैं कि लोग सवाल करें, कोई चीज़ उन्हें अच्छी नहीं लगे तो वो बोलें और अपना मतलब इजहार करें अपने दिल की बातों का। थैंक यू सो मच। और उसी से क्रिटिकल थिंकिंग और एक समझे एक किस्म की तालीम होती है। बेशक। मैम अमीना सईद साहिबा, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का, और आपसे अब अगली मुलाकात 22 और 23 को होगी। तो जनाब 22 और 23 को जो है नवंबर को मुनक़िद हो रहा है, एंड इट्स इन बीच लग्जरी अगेन। जी नहीं, ये हैबिट 22 और 23 नवंबर को हैबिट सिटी में है। हैबिट सिटी जो टीपू सुल्तान और मिडल ऑफ द सिटी में है, और 12 बजे से शुरू है। क्रिएटिव राइटिंग क्लासेस भी हैं बच्चों के लिए, पपेट शोज हैं, हमने बच्चों के लिए पूरा इंतजाम किया हुआ है भाई। अब तो इस मामले में तो अब जाना बनता कोई है, बहाना भी नहीं बनता। कोई बहाना नहीं बनता, जाना है बनता। बहुत शुक्रिया मिस अमीना, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और कराची, न सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में अदब को फ़रोग़ देने के लिए हम आपका तहे दिल से हम आपके शाकिर हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब। तो इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। Welcome back again. We really hope that you had a good start to the day. तो जनाब आगे बढ़ते हैं और ज़रा बात कर लेते हैं कि आज के दिन, दैट इज़ द लास्ट डे ऑफ द वीक, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कैसा परफॉर्म कर रही है। तो सिचुएशन कुछ ये है कि आज भी 400 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। सो देयर इज़ अ कंसिस्टेंट गेन इन द मार्केट। बात करते कफील, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। कफील, बताइएगा क्या सिचुएशन है इस वक्त 100 इंडेक्स की? देखिए मार्केट में पहला सेशन है, और क्योंकि 2 सेशंस होते हैं फ्राइडे को, तो मार्केट में इस वक्त अगर जो करंटली इंडेक्स है उसकी बात कर लें तो 628 पॉइंट का इजाफा है मार्केट में, और 1,61,286 के लेवल पे मार्केट जो है वो ट्रेड कर रही है। अब तक का जो हाईएस्ट है वो 1,61,418 का हाईएस्ट है मार्केट के अंदर। तो ओवरऑल सेंटीमेंट अगर हम बात करें तो पॉजिटिव तो है। तो हम जो इंडेक्स है वो 1,60,000 और 1,61,000 के दरमियान जो है वो ट्रेड कर रहा है। ऑटो सेक्टर की बात कर लो, आयरन गैस सेक्टर की बात कर लें, और सीमेंट की, तो ये सब जो है वो सरगर्म है, और पहला सेशन के अख्ताम जो है वो तकरीबन 12 बजे तक होगा। बहुत शुक्रिया कफील, आप हमें अपडेट कर स्टॉक मार्केट के हवाले से। और अब मईशत को आगे लेके चलते हैं। पाकिस्तान के लिए मईशत के महाज पे एक बड़ी पेशरफ मुतवक्का है, क्योंकि आइंदा माह IMF से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स की किस्त मिलने का इम्कान है। आलमी मालियाती फंड ने पाकिस्तान के लिए एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 8 दिसंबर को तलब कर लिया है, जिसमें किस्त की मंजूरी दिए जाने का कवी इम्कान जाहिर। बिल्कुल, ये रकम 2 मुतवाज़ी प्रोग्राम्स के तहत हमें मिलने जा रही है, और इसके हवाले से ये भी कहा जा रहा है एक्सटेंडेड जो फंड फैसिलिटी है, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस एंड फीजिबिलिटी फ़ंड के तहत जारी की जाएगी, और अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक रहा तो फिर 9 दिसंबर को रकम पाकिस्तान के अकाउंट्स पे मुंतकिल हो जाएगी। इस सब पे बात कर लेते हैं। साबिक मुशीर वज़ारत ख़ज़ाना डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, एंड वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो वेल यस आई नो कि सेलिब्रेशन की ये बात नहीं है, बट ज़रूरी था ये मिलना, और कवी इम्कान है। पहले तो मैं चाहूँगा योर इनिशियल रिस्पॉन्स टू दिस न्यूज़। जैसे आपने कहा, पाकिस्तान को इस वक्त प्रूडेंटली चलाने के लिए इकोनॉमिकली यू नीड टू स्टे विद द IMF, दैट इज अ गिवन। कंट्री जिसको एक बैरूनी खसारों का सामना था, डिफॉल्ट जैसी सिचुएशन थी, उसको स्टेबलाइज करने के लिए आपको ICU के डॉक्टर के पास जाना था, आप चले गए। आप $3.5 अरब के रिजर्व पे थे, आज $15 अरब के रिजर्व के करीब चले गए हैं।
इकोनॉमी में एक इनहेरेंट स्टेबिलिटी सी आ गई है, जिसका मतलब है कि अफरात ज़र कीमतों के बढ़ने की शरह में कमी हो गई है, बैरूनी खसारा संभल गया है, कुछ लोकल दो खसारे एनर्जी का और मालियाती संभालने की कोशिश की गई है। ये है पाकिस्तान की पिक्चर। इसकी जो हिट है वो हमेशा ग्रोथ, यानी कि डिमांड कस्टमर की तोड़कर इकोनॉमी को स्लो करके एक आपको इकोनॉमी दिखाई दे रही है जो कि इनहेरेंटली स्टेबल है। उसकी एक प्राइस आपने पे की है, बियॉन्ड द ग्रोथ आपने जो प्राइस पे की है वो एक हायर टैक्सेस हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स पे हो, नॉन सैलरीड पे हो, सैलरीड पे हो और मैन्युफैक्चरिंग पे हो। ये है एक ओवरऑल खाका। पर व्हाट दैट गेट्स यू इज stability, which is time and space to do all the necessary things that we should have done in the last many decades, which means कि अपनी इकोनॉमी को उस्तवार करना, पैदावारी सलाहियत को बेहतर करना, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी जो कि 13.8% पे है उसको पिकअप करना, जो टैक्सेशन का निज़ाम है उसको ब्रॉड बेस्ड करना, ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनना, प्राइवेटाइजेशन करना, जो एनर्जी इनएफिशिएंसीज हैं उनमें से निकलना। अगर ये सारे पाकिस्तान करने में कामयाब हो जाए अगले 2 से 3 साल में, बिकॉज अब जो आपके पास स्पेस रह गई है ना वो अगेन 3 साल थी, आज 2 साल रह गई है। अगर मैं 1 साल पे कहूँ तो हम खातिर खा डेंट इन चीज़ों पर नहीं कर पाए। स्टेबिलिटी जरूर है पर जो खातिर खा डेंट है, जिसका मतलब है कि बहुत हेविली एक्सपेंडिचर्स गवर्नमेंट के कट होते हुए दिखाई दें, चारों गवर्नमेंट्स, प्रोविंसेस भी और फेडरल भी, मतलब 5 प्रोविंसेस का हमेशा सोचना चाहिए। एनएफसी होता हुआ दिखाई दे जिससे हमारा मालियाती निज़ाम ठीक हो, प्राइवेटाइजेशंस होती हुई दिखाई दें जिससे प्राइवेट सेक्टर को गुंजाइश मिले। ये सब वो चीज़ें हैं जो इनहेरेंटली डैमेजिंग है। और फिर इससे आगे हमें ये सोचना है कि यार ये तो एक वो स्ट्रक्चरल चीजें हैं ना जो ठीक होनी है। हमें कैसे बच्चों के तालीमी निज़ाम को चारों प्रोविंसेस में बेहतर करना है ताकि सिर्फ क्वांटिटी 2.5 करोड़ बच्चे पे ना कंसंट्रेट करें जो स्कूल से बाहर है, जो स्कूल के अंदर है, क्या वो इनोवेटिव है, एंटरप्रेन्योरियल है, वो आज का एआई सीखता है। इवन मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था तो कई मुल्कों ने ये कहना शुरू कर दिया कि जहां अडेप्टेबिलिटी ताइवान या वियतनाम में तो एआई की हुई है, इंडिया हैज लैग्ड बिहाइंड। तो मैं नहीं चाहता कि हम आज से 6 महीने बाद ये कह रहे हो कि हम एआई में लैग बिहाइंड कर गए हैं और हमने उसका जो प्रोडक्टिविटी बेनिफिट है वो नहीं लिया। दैट्स द न्यू इकोनॉमी, दैट्स द 4th इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। का कांसेप्ट वी फील कि हम लोग लेट बैक्स हैं, आई मीन लाइक वी लेट लर्नर्स हैं, लेट अडेप्टर्स भी मेरे ख्याल में हमें कहना चाहिए। हम उतनी जल्दी चीज़ें नहीं अडेप्ट करते, इनोवेशन को उतनी जल्दी समझते नहीं हैं, उससे जगह नहीं देते हैं। ये बताएं कि आप जो अभी भी हम खड़े हुए हैं आफ्टर सो मेनी ईयर्स, जब हम IMF की बात करते हैं, have we been able to streamline things in such a way कि हम अगले प्रोग्राम की तरफ नहीं जाएंगे? See, that's a question which is for us to think. अगर तो हम ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी बयान की हैं इनमें से चंद भी करने के काबिल हो गए तो आप ज़रूर इकोनॉमी को 1-2 साल खुद चलाकर देख सकते हैं बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम। अगर आप ये करने में कामयाब ना हुए तो जिस साल IMF का प्रोग्राम खत्म होगा तो फिर आपको 25-30 अरब डॉलर चाहिए होंगे रिटर्न करने के लिए। वो विदाउट द IMF करना मुश्किल हो जाएगा। अगर तो ये डेंट करके इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सपोर्ट्स कोई ऐसे पिकअप कर गई कि आपका बैरूनी खसारा जो है वो संभल जाए और आप एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल करके बार बार प्रेशर ना डाल रहे हो बोरोइंग पे, तो फिर तो शायद उम्मीद की जा सकती है। पर मुझे अंदाज़ा है कि उस वक्त भी अगर आज से 2 साल बाद प्रोग्राम जो है हम 25 में खड़े हैं, 27 में प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो आई थिंक ऐसी सूरत हाल शायद नहीं होगी कि हम ये कह सकेंगे कंफर्टेबली कि हम बग़ैर फंड की सपोर्ट के अपनी एक तो इकोनॉमिक मैनेजमेंट उस पाए की कर पाएंगे। दैट रिक्वायर्स इनहेरेंटली अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक टीम जो कि फंड से एक तरह से जिसे कहेंगे ना ट्रांसफर कर ले इनहेरेंटली रनिंग ऑफ द इकोनॉमिक एनर्जी अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। एक तो वो चाहिए होगा। दूसरा, क्या हम उस वक्त एक्सपोर्ट इतनी कर रहे होंगे कि हमारे डॉलर का इनफ्लो ऐसा हो, हमारे रिजर्व्स की पोजीशन ऐसी हो। आई थिंक किया जा सकता है पर अगले 2 साल देन यू नीड टू पुट अगेन, मैं बार बार कहता हूं कि पाकिस्तान में
या डेवलपिंग वर्ल्ड और डेवलप्ड वर्ल्ड में जो मेजर डिफरेंस आता है वो HR क्वालिटी का आता है, ऑफ इकोनॉमिक मैनेजमेंट, ऑफ एनर्जी सेक्टर मैनेजमेंट। अगर तो आप ये सारा कर पाए, ऑफ प्राइवेटाइजेशन की मैनेजमेंट, अगर तो आप ये सारा कर पाए। पर दूसरी बात यह है कि आई थिंक 78 साल में पाकिस्तान को शायद ऐसा मौका भी नहीं मिला होगा। 10 मई की जंग जीत के आ रहे हैं, US से ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, पूरा मिडल ईस्ट साथ खड़ा हुआ है, चाइना साथ खड़ा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी उसके साथ आई है, उसके साथ है। आखिर में मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार कौन सा मुल्क है दुनिया में जो कह सकता हो कि वी कैन हैव अ स्माइलिंग हैंडशेक विद ऑल फ्रॉम ऑल द वेस्ट टू ऑल द वे टू चाइना एंड द मिडल ईस्ट। So it's a great position. But अगर आज सर्जरी लोकल डॉक्टर से नहीं करवाएंगे तो ये जो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ये 2 साल बाद अगेन another fund में तब्दील हो या another Pakistan really I would want to say thank you so much Khaqan Sahab, and I would want to say कि ball is in our court now. We have to make the decision which way we want to go. One more time, thank you so much for your time. Ball is in our court now, और हमें ये फैसला करना है कि हमें एस मारना है या फिर कोई अनफोर्स्ड एरर, ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सादिया, आपको नेशनल ज्योग्राफिक या एनिमल प्लैनेट वगैरह देखती होंगी, और आपको वो स्टीव अर्विन याद होंगे, क्रोकोडाइल हंटर ऑस्ट्रेलियन के, वो तालाब में घुस जाते थे। हमारे पास भी एक बंदा है, ऐसी बात नहीं है। और अक्सर लोग सांप, बिच्छू या रेगिस्तानी जानवर देख के डर जाते हैं। ये देखें हमारा स्टीव अर्विन। और पाकिस्तान का एक बेखौफ नौजवान है, उसने इस मिशन को ना सिर्फ अपने लिए जो एक हमारे अंदर डर और खौफ होता है उसे तोड़ने का फैसला किया, वाइल्ड लाइफ के हवाले से जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे अच्छी बात ये है, वाइल्ड के नाम से हम, वाइल्ड रश के नाम से हम इन्हें जानते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है कि पाकिस्तान में कौन से जानवर पाए जाते हैं, पाकिस्तान में कौन से स्पीसीज हैं। ठीक है, हम दुनिया भर में दूसरे अमेज़न के जंगलात में इधर उधर सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन व्हाट योर पाकिस्तान हैज़ इन इट, वो सब चीज़ों से कौन मुतारिफ करा रहे हैं हमें? अब्दुल रहमान। वाइल्ड रश के नाम से हम इन्हें जानते हैं। एंड वी बीन सीइंग कीड़ा पतंगा हो या कोई बड़ा स्पाइडर हो जिसे आप देख के खौफ से डर जाते हो, या वो टर्टल से खेलते हुए जैसे आपको नजर आ रहे हो, टर्टल ने उन्हें काट भी लिया इस वीडियो में। सो अब्दुल रहमान इज़ विद अस, वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंटेरियन। इनसे ज़रा बात करते हैं और इनकी हिम्मत को दाद भी देते हैं। अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। हम में से कुछ लोगों ने अगर डरना कम किया है तो पहले हमने नेशनल ज्योग्राफिक देख के किया था और उसके बाद आपको देख देख के कर रहे हैं। कहाँ से आया ये थॉट कि मैंने जो बनना है, जो आप बन गए हैं, वो कहाँ से आया थॉट कि मैंने ये बनना है? जी वालेकुम सलाम एंड थैंक यू सो मच, इट्स ऑनर फॉर मी। और ये ख्याल आज से 13 साल पहले तब आया जब मैंने एक छोटे बच्चे को सांप के काटे जाने के बाद देसी टोटकों और स्नेक चार्मर्स के गैर महफूज इलाज की वजह से मरते हुए देखा। तब मुझे ये शाउर पैदा हुआ सबसे पहले मेरे अंदर के मिथ्स, मिसकंसेप्शंस और गलत अफवाहें गैर महफूज तरीके किस तरह से इंसानी ज़िंदगी के लिए और वाइल्ड लाइफ के लिए ख़तरनाक हो सकता है। तब आज से 13 साल पहले ये जो है वाइल्ड रश का प्लेटफॉर्म शुरू हुआ। 13 साल पहले आप खुद क्या एज थी उस वक्त आपकी अब्दुल रहमान? 13 साल आई होप हमें बता सकते हैं आप। आई एम 28 ईयर ओल्ड नाउ और समझ अभी गया तक शुरू से लेके अभी तक मैं सीख रहा हूँ और हर दिन कुछ नया सीखता हूँ और जितना मौका मिलता है खुद सीखने के बाद मैं लोगों को सिखाने की तलाश में रहता हूँ। अब्दुल रहमान, आपने ये बताया कि 13 साल पहले वाक़या हुआ सांप के कांटे का, और बहुत सारे मिथ्स जो हैं जो है लोगों के जो जहनों में खामखा के वसवसे हैं उसको आप दूर करते हैं। तो एक मुझे बताइए ज़रा, कभी आपने वो रूप धारने वाली नागिन देखी है, इच्छाधारी नागिन? वो कोई मार देता है जब नाग को, तो वो जो है नागिन जो है फिर वो बदला लेती है, कोई है इस तरह की चीज़ है? ज़रा मुझे बताइए। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा जो डर होता है ये लाइल्मी का नाम होता है। हम हर उस चीज़ से डरते हैं, खौफ रखते हैं जिसके बारे में हम प्रॉपर इल्म नहीं रखते। तो मेरा साल का ज़्यादातर वक्त जो है वाइल्डनेस में गुजरता है रिसर्च करते हुए। तो आज तक मैं, क्योंकि मैं रिसर्च के साथ साथ एनिमल रेस्क्यू रेस्बिल, मैं पूरे पाकिस्तान में रेप्टाइल्स को रेस्क्यू करने का काम भी करता हूँ। हमारी टीम हर शहर में होती है। जब किसी के गांव में, खेत में, किसी के घर में सांप या कोई रेप्टाइल निकलता है तो हम उसको रेस्क्यू करते हैं। तो अभी तक मैंने तकरीबन 15 से 20 हज़ार के करीब हमने अपने कैरियर में सांपों को रेस्क्यू किया है। तो आज तक मुझे वो इच्छाधारी नागिन मिली नहीं है। अच्छा, नहीं मिली आपको? क्या इनको नागिन नहीं मिली? हमें नहीं ढूंढनी भी है, ना ढूंढनी भी नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताइए जो मिथ ब्रेक करने का प्रोसेस है, कितना आपको लगा है कि आपने अचीव किया है या लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है?
अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अचीव कर लिया है, क्योंकि पहले जहाँ पे लोग सांपों को, छिपकलियों को और दूसरे जानवरों को देखते साथ ही मार देते थे, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह से लोग उनको खुद जो है रेस्क्यू करते हैं, खुद हमें कॉल करते हैं, क्योंकि हमारा नंबर जो है हेल्पलाइन नंबर है। पूरे पाकिस्तान में जब भी कहीं पे कोई चीज़ नज़र आती है तो वो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करते हैं, हमसे आइडेंटिफिकेशन लेते हैं और बाद में हमारी टीम का बंदा जो है वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आता है और बाज़ औक़ात खुद ही लोग उसको जो है वाइल्डनेस में आज़ाद कर देते हैं। इसमें अब्दुर्रहमान सांप और रेप्टाइल्स तो हमने देखे, लेकिन पॉर्क्यूपाइन, हेजहॉग, ये वो जानवर जो कि हम समझते हैं कि भाई ये तो सिर्फ अफ्रीका के घने जंगलात या फिर ऑस्ट्रेलिया में होते होंगे। थोड़ा सा देखने वालों को बताइए पाकिस्तान कितना डाइवर्स है वाइल्ड लाइफ में, अपनी क्या क्या स्पीशीज़ है हमारे पास जो हमें नहीं पता। देखिए पाकिस्तान में इतनी वाइल्ड लाइफ के लिहाज से काम होने वाला है, इतनी वाइल्ड स्पीशीज़ हमारे पास मौजूद हैं जिनके ऊपर हमने प्रैक्टिकल वर्क किया ही नहीं है। जो अंग्रेज़ 18वीं 17वीं सदी में काम कर गए हैं, हमने सिर्फ उनको थ्योरी में पढ़ा है, स्टूडेंट्स ने उनको देखा नहीं है। जो हमारे प्रोफेसर है, हमारे तलीमी इदारों में प्रैक्टिकल करवाया जाता ही नहीं है। अगर करवाया जाता है तो सिर्फ कैप्टिविटी में, नेशनल पार्क में लेके जाया जाता है। जो चीज़ें ओरिजिनल वाइल्ड हैबिटेट में होती हैं उन तक पहुँचाया ही नहीं जाता। तो पाकिस्तान में हर वो चीज़ है, समझ लें कि जो हमें अंग्रेज़ों को चुका सकती है अगर हम उनके ऊपर काम करें, और हर वो चीज़ जो हम ख्वाहिश रखते हैं कि हमारे पाकिस्तान में हो, वो हो सकती है, लेकिन अगर हम वाइल्डनेस में जाएँ। पाकिस्तान में उड़ने वाली फ्लाइंग स्क्विरल है, पाकिस्तान में पेंगुलिन है, पाकिस्तान में 90+ सांपों की मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स की लातादाद स्पीशीज़ हैं जिनके ऊपर काम होने वाला बाकी है अभी। अब्दुर्रहमान, मुझे ये भी बताएं, एक बार आपके साथ ऐसा भी वाक़या हुआ, आपने इसको टेस्ट भी किया है, वो जो आते हैं ना बीन बजाने वाले, और वो ये दावा करते हैं कि अगर किसी घर में सांप घुस गया हो तो मैं बीन बजा के उसको निकाल देता हूँ, हुआ है ऐसा क्या? देखें, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं ये एक ऐसा तबका है जो कि एक इंटरटेन करता है लोगों को अपने ख़ास फ़न के ज़रिए से। लेकिन जब बात आती है लोगों को झूठ फैलाने की कि सांप बीन के ऊपर आता है, या उनके पास स्नेक स्टोन्स होता है, या उनके पास कोई गीदड़ सिंगी वगैरह होती है जो कि लोगों को रातों रात माला माल कर देती है, इसमें कोई हकीकत नहीं होती, वो सब झूठ होता है। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि जो गलत अफ़वाहें फैला रहे होते हैं उनको रोकें, उनको खुद को एजुकेट करें, ताकि लोगों के अंदर जो नस्ल दर नस्ल डर चलता आ रहा है ये ना फैले। अब्दुर्रहमान, हमारे ना गिर्द एक इकोसिस्टम जिसको हम तबाह करना चाहते हैं अपनी नॉलेज लेसनेस की वजह से, हमें पता ही नहीं होता कि किस चीज़ के लिए क्या, लिजर्ड का क्या काम है, वो छिपकली क्यों खाती है, मक्खियों को, मतलब एक प्रोसेस है, बहुत छोटी सी चीज़ है, हमने उसे इग्नोर किया हुआ है, चाहे फिर वो स्पाइडर्स हो, बहुत सारी चीज़ें। ये हम बड़े पैमाने पे बात करते हैं। जब हम सांपों की बात करते हैं इंटीरियर में ज़्यादा ये होता है, ये शहर में जो लोग रहते हैं उनको इन सारी चीज़ों का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हो पाता। हमने कितना ख़राब किया है अपने इकोसिस्टम को इन जानवरों को देख के, मार के। देखिए जी, सबसे पहले तो हमें ये चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि दुनिया में, कायनात में कोई चीज़ ऐसी बनी ही नहीं है जो कि इंसान को नुकसान पहुंचाए। इंसान के लिए वो चीज़ नुकसानदा खुद तब होती है जब इंसान अल्लाह के बनाए निज़ाम में छेड़छाड़ या बिगाड़ पैदा करता है, दरख्तों को काट के, बेजा लैंड कटिंग करके, तो तब ये चीज़ें जो है अपना हैबिटेट छोड़ के इंसानी वादियों में आने का जो है वो कोशिश करती हैं, और फिर लोग जो है उनको मार देते हैं। तो जिस तरह से हमें ये पता होता है कि iPhone 17 या iPhone 16 लॉन्च हो चुका है, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, या एलन मस्क या बिल गेट के कितने असासे हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, जो आपके घर की छतों के ऊपर रोज़ाना परिंदे आते हैं, आपके घरों में जो कीड़े मकोड़े हैं, उनका इन्वायरमेंट में इम्पोर्टेंट रोल क्या है, हमें ये जानने की ज़रूरत है। अगर हम इनके ऊपर फोकस करेंगे तो हमें अल्लाह का खूबसूरत निज़ाम जो है वो नज़र आएगा, मिलेगा कि हर चीज़ एक निज़ाम के तहत चल रही है और अपना काम कर रही है सिवाय इंसान के। बिल्कुल। अब मुझे आखिर में ये बताइए, इतनी अच्छी बात है, हमारे आसपास बहुत सारे यूट्यूबर्स, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, लेकिन आपको ना सिर्फ वेरीफाई किया गया है बल्कि वाइल्ड लाइफ की तरफ से भी आपको जो है गालिबन कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है, इस हवाले से ज़रा बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे लिए ऑनर की बात है कि मैं पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और मैं रिप्रेजेंट इस तरह से कर रहा हूँ कि मैं इंग्लिश में कम और मुकामी नेटिव लैंग्वेज जो होती हैं उनमें ज़्यादा कर रहा हूँ, मतलब कि सराइकी में, पश्तो में, सिंधी में, पंजाबी में और उर्दू में एज वेल। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो मुकामी सतह के लोग हैं उनको एजुकेट किया जाए, क्योंकि जब भी कोई किसी इलाके में बिगाड़ पैदा होता है तो मुकामी सतह पे होता है, और सुधार पैदा होता है तो वो भी मुकामी सतह पे होता है। तो मैं जो काम कर रहा हूँ मुकामी सतह पे नेटिव लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर रहा हूँ, ताकि अपने लोगों को, हर तरह के तबके के लोगों को एजुकेट कर सकूं। बस सिर्फ आखिरी बात, हमारे पास सिर्फ 20 सेकंड है।
ये रेतीला सांप ज्यादा खतरनाक होता है या आस्तीन वाला सांप? जी मेरे लिए दोनों खतरनाक नहीं है, मैं दोनों से सीखता हूं। व्हाट अ वंडरफुल जवाब, बहुत ही शुक्रिया अब्दुल रहमान, बहुत मजा आया आपसे बात करके, हमने बहुत सीखा और हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं। रेतीला सांप भी जहरीला नहीं, लेकिन आस्तीन के सांपों से बच गए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक। कराची की सड़कें ना हो गई अलिफ लैला की दास्तान, नहीं दास्तानें हो गई। रोज कोई ना कोई एक नई कहानी होती है। बिल्कुल जी, कभी टूट फूट का शिकार सड़कों में गाड़ियों के हादसात का शिकार हो जाती हैं। एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि कभी सड़कें ही नजर नहीं आती। और जनाब अब जो खबर मैं आपको देने जा रही हूँ, दिल थाम के बैठिए, शहर कायद में जल्द ही रोबोट्स भी घूमते फिरते दिखाई देंगे। क्या ये तो बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। सोशल क्या मीडिया करेंगे पर वायरल हुई है वीडियो। करेंगे और क्या ये करेंगे ये ट्रैफिक चालान देखेंगे, एक्चुअली ये ट्रैफिक का रूट देखेंगे, ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे और बेसिकली ये एक ट्रैफिक सार्जेंट का काम करेंगे। मैं समझा कि जहाँ जहाँ गाड़ियाँ खराब हो जाएंगी उसको आगे ठीक करेंगे, लेकिन आप तो कह रही है यही चालान करेंगे। बताएं ये क्या बात हुई। खैर, तो अब सदर, तारिक रोड और दीगर मरकजी शाहराहों पर ये रोबोट 20 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चहलकदमी करेंगे, गाड़ियों को स्कैन करेंगे। अगर आपसे कहीं गलती से कोई पार्किंग हो गई, वन वे की खिलाफ वर्जी हो गई या ट्रैफिक सिग्नल तोड़ने की हरकत हुई, तो बस ये रोबोट फौरी ई चालान आपके घर रवाना कर देगा। बिल्कुल। अब देखना ये है कि कराची की सड़कों पर जहां गड्ढे भी मौजूद हैं, ट्रैफिक भी जैम रहती है, रिक्शों की भरमार है, मोटरसाइकिलों की उड़ान एक अलग दुनिया बनाए हुए है, वहाँ ये रोबोट्स खुद ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों से बच पाएंगे या मुरम्मत वर्कशॉप ही इनका मुस्तकबिल बन जाएगी। पता चले कि किसी ने ना, इंजीनियर ने कराची में इसके आगे पीछे कर दिए प्लग, रोबोट वन वे चल रहा है, रोबोट जो है रॉन्ग वे चलना शुरू हो गया। Anything can happen in Karachi and in Pakistan for sure। अगर जब आप बात ये करें कि कुछ भी हो सकता है, तो सुनिए कि क्या हो सकता है। इस रोबोट को आपने ना इसलिए ऐसे भी डिज़ाइन करना है कि कुछ चोरी ना हो, क्योंकि सेफ सिटी कैमरे जो है वो बेचारे खुद ही गैर महफूज निकले और बिलावल हाउस चौरंगी के करीब कैमरों का जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है वही चोरी हो गया। बिल्कुल जी। और डीजी सेफ सिटी के मुताबिक लाखों रुपए मालियत का ये सामान जो है वो गायब हो गया है। तो गटरों के ढक्कनों से सेफ सिटी कैमरास तक गायब होते चले जा रहे हैं, क्योंकि जिन्हें महफूज रखना था वो खुद गैर महफूज निकले। वैसे हैरत की बात ये भी है फैसल कि डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स काफ़ी ऊंचा और वजनी होता है, मतलब वहाँ तक पहुँचने के लिए एक अलग किस्म का एडवेंचरस बंदा चाहिए और इतना एथलेटिक चाहिए जो वहाँ जाके ये तोड़े और निकाल कर आए वहाँ से। मैं बताऊँ, इस तरह के लोग हैं कराची में। हाँ। वो याद है आपको ग्रैंड ऑपरेशन? तो बस वो But that was for a good cause। नहीं, आप समझी नहीं। जिनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है ना, उनको ऊंचाई, नीचाई, गहराई, चौड़ाई कुछ समझ में नहीं आती। वो बस देखते हैं कि लोहा सरिया है, तोड़ दो, या फिर ऊपर खंबे पे लगा हुआ कैमरा है, ले जाओ। हम बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार हमारे साथ मौजूद है। खुर्रम, सेफ सिटी के कैमरे ही सेफ नहीं तो आगे क्या रह जाता है? बिल्कुल साकिब भाई ऐसे ही है। और अभी आप बात कर रहे हैं रोबोट की, तो जो सड़कों में घूमेंगे तो गटर के ढक्कन नहीं ऐसा नहीं कि रोबोट गटर में चला जाए। जो बच्चे तो आए रोज गिरते रहते हैं, सड़कें भी टूटी फूटी हैं। बहरहाल आपने बात करी कैमरा के हवाले से, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो था वो चोरी हुआ था। चोरी ये कल नहीं हुआ, कल ये मीडिया पे खबर जब नशर हुई है उसके बाद ये बात सामने आई है कि इस यहाँ पे जो एक पोल पे जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स लगा हुआ था वो गायब हो गया, चोरी हो गया। ये 6 नवंबर का वाकया है। 6 नवंबर से जब ये मीडिया पे खबर नशर हुई है, इसके बाद ही ये सूरत हाल सामने आई है। ये सेफ सिटी कैमरास ने उस शख्स को कैप्चर भी किया है जो ये कैमरे उतार के लेकर चला गया, या ये जो पूरा बोर्ड सिस्टम है वहां से निकाल के लेकर चला गया या नहीं? देखिए, वो तकरीबन 3.5 फीट की हाइट का बॉक्स है और उसमें आईटी का सामान सारा था जो कि कैमरों से कनेक्टेड होना था, और उसमें वो गैर फाल कैमरे थे। उसमें मरम्मती काम जो है, उसका काम जो है वो जारी था। अच्छा, 4.5 फीट का तकरीबन बॉक्स और काफी वजनी और आईटी का कुछ सामान इसमें था। वो 6 नवंबर को मिस हुआ, मीडिया पर खबर नशर हुई, पुलिस में खलबली मची। सेफ सिटी पर जो डीजी साहब है वो भी सारे मामले को लेकर हरकत में आया और सबसे पहले उन्होंने कहा कि यहाँ तो हमने अलार्म लगाए थे। अलार्म की वजह DIG साउथ कहते हैं कि अलार्म की आवाज़ जो है वो सेफ सिटी वालों को ही आएगी, क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि अलार्म लगे थे। चलें, ठीक है खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका। तो सेफ सिटी कैमरा इस पे आगे चल के मजीद बात करेंगे। अब चलिए अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक अगैन। और बड़ी अच्छी बात ये होती है कि हम उन दिनों को जो कि ख़ास तौर पर हमारी सेहत के लिए, हमारी वेलबींग के लिए बहुत अच्छे हैं, वो हम आपको याद कराते रहें, उससे आप भी सीखते रहें, हम भी सीखते रहें। और दुनिया बोल है, हमारी कोशिश यही होती है कि इस तरह के टॉपिक से एजुकेशन का जो ज़रिया है उसे हम खोलते रहें। तो मैंने ये इतनी बड़ी जो तमहीद बांधी है वो इसलिए बांधी है कि आज दुनिया भर में वर्ल्ड डायबिटीज़ डे मनाया जा रहा है और इसका मकसद यही होता है कि तेज़ी से फैलती इस बीमारी के बारे में लोगों को आगाही दी जाए, एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताया जाए। और इस हवाले से हमने एक तफसीली रिपोर्ट भी तैयार की है जिसमें आलमी अदादोशुमार, माहिरीन की जो आरा है और पाकिस्तान की सूरत हाल को शामिल किया गया है। पहले तो ये रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया भर में इस वक्त 537 मिलियन अफराद ज़ियाबतीस के मरीज़ हैं। माहिरीन खबरदार कर रहे हैं कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहा तो 2030 तक ये तादाद 640 मिलियन तक पहुंच सकती है। ये इजाफा किसी एक खित्ते का नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सेहत आम्मा का अलमिया बनता जा रहा है। तरक्की पजीर ममालिक में सूरत हाल ज़्यादा तशवीशनाक है, जहां इलाज, तशखीस और आगाही के वसाइल महदूद हैं। पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जहां ज़ियाबतीस का फैलाव खतरनाक हदों को छू रहा है। पाकिस्तान में ज़ियाबतीस के मरीजों की तादाद 3 करोड़ 45 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। ये तादाद मुल्क की बालिग आबादी का तकरीबन 30% बनती है, यानी हर तीसरा पाकिस्तानी बालिग इस बीमारी का शिकार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 2021 में पाकिस्तान में 40,000 से ज़ायद अमवात ज़ियाबतीस से हुई। इनमें से ज़्यादातर मरीज़ वो थे जिन्हें बीमारी का इल्म ही ना हो सका। माहिरीन के मुताबिक ज़ियाबतीस सिर्फ शुगर की ज़्यादती का मसला नहीं, ये दिल की बीमारी, गुर्दों की खराबी, बीनाई के नुकसान और अज़ा के नकारा होने जैसे संगीन नताइज का सबब बनती हैं। और यहाँ एक और अहम नुक्ता, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे जिस्म में खून की शुगर को कंट्रोल करता है। ज़ियाबतीस के मरीजों में जिस्म इंसुलिन नहीं बना पाता या उसे मौसर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाता, इसलिए इंसुलिन की दवा जिंदगी बचाने का है जरिया। डॉक्टर्स का कहना है कि पाकिस्तान में इस बीमारी के बढ़ने की बुनियादी वजूहात गैर मुतवाज़न खुराक, कम जिस्मानी सरगर्मी, जहनी दबाव, मोटापा और फास्ट फूड का बढ़ता इस्तेमाल है। शहरी इलाकों में सूरत हाल ख़ास तौर पर ज़्यादा तशवीशनाक है, जहाँ तर्ज ज़िंदगी बन गया है खाना, बैठना, सोना। ज़ियाबतीस से बचाव मुमकिन है अगर हम चंद सादा आदतें अपनाएं। मुतवाज़न ग़िज़ा लें, रोज़ाना कम अज़ कम 30 मिनट वॉक या वर्जिश करें, बाकायदा शुगर टेस्ट करवाएं, तंबाकू नोशी से परहेज़ करें और सबसे अहम, अगर घर में किसी को शुगर है तो उनका हौसला बढ़ाएं। ज़ियाबतीस के मरीज़ को इलाज से ज़्यादा हौसले की ज़रूरत होती है। ये था हमारा दुनिया बोल है एक्सप्लेन्स। चले जी, दिस वंडरफुल रिपोर्ट फैसल ने आपके साथ शेयर की, वो सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन तो जो आपको पता होनी चाहिए, बट इसकी डेप्थ क्या है, इसके लिए हमने दावत दी है। डॉक्टर आसमा खान हमारे साथ मौजूद हैं, सदर प्राइमरी केयर डायबिटीज़ एसोसिएशन से इनका ताल्लुक़ है। इनसे बात करते हैं और बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा आपके टाइम के लिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन अभी फैसल खुद भी बता रहे थे कि क्या है डायबिटीज़, हमारे यहाँ इस वक्त कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन इसके गिर्द बहुत सारी मिथ्स हैं। ख़ास तौर पर आजकल तो हर कोई ये कहता है कि जी शुगर खाएं, कोई मसला नहीं है, इससे कोई डायबिटीज़ वगैरह नहीं होता। कुछ लोग ये कहते हैं कि शुगर खाने से होता है, तो ज़रा इसको तो हमारे लिए ब्रेक करें। मिथ्स बहुत सारी हैं और जैसा कि आपने बताया, और बिल्कुल ऐसा है कि इसका ताल्लुक़ आपकी जीन्स से ज़्यादा है। लेकिन आप शुगर खाएं या कार्बोहाइड्रेट्स, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और जो तले हुए कार्बोहाइड्रेट्स, पराठे, पूरियाँ, इन सब से शुगर होने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए कि ये आपके जिगर, लबलबे के ऊपर चर्बी की मिक़दार को बढ़ाता है। और जब आपके जिगर और लबलबे के ऊपर चर्बी की मिक़दार बढ़ जाए तो फिर आपके अंदर एक इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है, यानी आपका जिस्म जितनी इंसुलिन बना रहा है, आपके खलिए उसमें इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से फिर शुगर होने का इम्कान बढ़ जाता है। और बेसिकली जो शुगर है वो कार्ब्स है, शुगर कार्ब्स है, ये रिफाइंड कार्ब्स है जो हम बिल्कुल शुगर यानी चीनी की शक्ल में लेते हैं। उससे ये होता है कि आपका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उसका बहुत जो है वो लो होता है, तो वो बहुत तेज़ी से आपके ब्लड शुगर को बढ़ाती है। और जो हम बाकी रोटी, चावल, हम बेसिकली एशियंस जो हैं वो वी आर लाइक कार्बोहाइड्रेट पीपल, हम रोटी, चावल ये हमारे स्टेपल फूड हैं। तो इसको ये जब आप खाएंगे आपके लिवर इसको कन्वर्ट कर देगा सेम उसी शुगर में। इसमें थोड़ा वक्त लग जाएगा, आप चीनी खाएंगे तो वो फ़ौरन आपके ब्लड में पहुंच जाएगी, तो इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स चेंज है, लेकिन ये सब सेम जो क्लास है जो उसी से। डॉक्टर साहब, डायबिटीज़ सिर्फ डाइटरी मसला नहीं है, ये
इसमें दीगर अवामिल भी हैं, वो ज़रा बताइए। डायबिटीज़ में जब हम कहते हैं ना तर्ज़ ज़िंदगी, तो इसमें आपका पूरा तर्ज़ ज़िंदगी शामिल है। उसमें आप कितना चलते फिरते हैं, आपने अपना वज़न कितना काबू में रखा हुआ है, आपके खाने पीने के मामूलात कैसे हैं, आपकी नींद के औकात कैसे हैं, और क्या वो रात में है या दिन में है, ये फ़र्क पड़ता है। अल्लाह ताला ने हमारी एक साइक्लिक पूरा सिस्टम बनाया जिसको हम रिदम कहते हैं ना, सर्केडियन रिदम है। तो अल्लाह ने हमें रात दी है सोने के लिए, और हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं जो उस टाइम पर एक्टिवेट होते हैं जब हम सूरज डूबा हुआ हो और उस टाइम पे सो रहे हो। और फिर हम जब ये सारी चेंजेस हो गई हैं, अब हम अगर 8 घंटे सोते भी हैं तो हम उन औकात में ही सोते जो अल्लाह ने बनाया हमारे लिए। तो इन चेंजेस में है, बच्चों के लिए पार्क्स नहीं बचे, और अगर आप कोई कोशिश इस तरह की करें तो मोबाइल नहीं बचता। तो इस वजह से बहुत सारे हालात इस तरह के हैं कि हम अपने बच्चों को एनकरेज नहीं कर सकते कि वो बाहर जाके खेलें। सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, अब इन सब इश्यूज़ की वजह से क्या स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है। अच्छा, एक चीज़ मेरे जहन में आई थी, कुछ लोगों को हम अपने आसपास एक देखते हैं कि उनकी वैसे फिजिकल एक्टिविटी शायद बहुत ज़्यादा होगी, बट उनका शुगर इनटेक भी काफ़ी ज़्यादा होगा। एंड वी वंडर, लोग बोलते हैं कि यार मैं तो पूरा दिन ना मीठा खाता हूँ, ना मैं ये करता हूँ, मुझे डायबिटीज़ मुझे आ गया है, इसको देखो ये पराठे भी खा रहा है, सारा कुछ कर रहा है, लेकिन इसको डायबिटीज़ नहीं आया। तो ये क्या होता है? इसमें आपका एक बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है जो हर इंडिविजुअल का फ़र्क होता है। कुछ लोग होते हैं जो वही एक दस्तरखान शेयर कर रहे होते हैं। आप देखें सिस्टर्स में देखें कि एक बहन जो है वो बहुत दुबली पतली है, और एक बहन वही दस्तरखान वही खाना खाती है, सारा कुछ है, लेकिन वो थोड़ा वेट ज़्यादा खाना हज़म करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं। BMR तो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड है। इसके अलावा भी हम बहुत गैर महसूस तरीके से कुछ हमारी इस तरह की आदतें होती हैं जिसकी वजह से कुछ लोगों में टेंडेंसी बढ़ जाती है जो वेट गेन करने की, और कुछ में इतनी नहीं होती है। आजकल एक नई चीज़ है, आप देखेंगे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर, कभी सोशल मीडिया पर इस तरह के लोग बात कर रहे होते हैं, कहीं दीवारों पर लिखा होता है, कोई बाबा जी होते हैं हफ्ते में 15 दिन में वो आपका शुगर ख़त्म कर देंगे, जिसको डॉक्टर्स जो लगे हुए हैं सालों से उसको मॉडरेट करने के लिए। ये कौन सी जादू की छड़ी लेकर आए हैं एक हफ्ते में ख़त्म करने के लिए? देखो, ये हमारी वॉल चॉकिंग्स वगैरह, इसमें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमारे इसमें हैदराबाद में चीनी वाले बाबा बड़े मशहूर हुए थे, जो चीनी खिला के तो वो मरीज शुगर ठीक कर रहे थे, और सुबह 4 बजे से लाइनें लगी होती थी उनके आसपास चीनी खाने के लिए। तो ये और उसके बाद वो उनका पता चला कि वो कितने लोग उससे जो है वो स्ट्रोक उसमें गए हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में एडमिट हुए हैं, शुगर्स आई हुई हैं। तो ये चीज़ें अपनी जगह हैं, लोग जाते हैं इसलिए कि लोग, ये क्रॉनिक डिजीज़ है और लोग तंग आते हैं ना अपनी बीमारी से, हर वक्त छोड़ें ये करें, तो वो एक आसान हल ढूंढ रहे होते हैं। तो ये चीज़ें उनको बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, तो लोग जाते हैं, फिर नुकसान भी उठाते हैं, लेकिन जो नुकसान उठाता है वो अपने बारे में तशहीर नहीं करता कि मैंने ये गलती की और मैंने ये नुकसान उठाया तो दूसरे लोग बाज रहे हैं। वन पर्सन हु मेड जो ज़्यादा चीनी खाता होगा, लेकिन वो टाइम पे सोता है, सुबह जल्दी उठता है, वो वॉक करता है, ये सारी चीज़ें, और एक शख्स जो बैठा रहता है, टाइम पे नहीं सोता है, उठता लेट है, लेकिन खाना अच्छा खाता है, दोनों में से किसको ज़्यादा खतरा है? ये बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है कि आपके जीन्स का कौन सा सेट आप अपने पैदाइश में साथ लेकर आए हैं। आपकी जब भी हम जीन्स की जब आप बात करते हैं, हम जैसे रैपिड स्कोरिंग की बात करते हैं, तो हमें फैमिली हिस्ट्री कितनी स्ट्रेंथ के साथ आपकी हो रही होती है कि अगर आपकी फैमिली में आपके इमीडिएट ब्लड रिलेशंस में अगर शुगर की मर्ज़ है तो आप में उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, चाहे वो गेस्टेशन डायबिटीज़ हो, चाहे, तो ये बहुत ज़्यादा डिफ़ाइन करते हैं हमारे जीन्स हम जो लेकर आए हैं कि हम किस हिसाब से। लेकिन अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल हमेशा आपको बेनिफिट करता है। डायबिटीज़ हल्की उसकी होगी, बहुत देर से जाके होगी। आजकल हम 30, 32, 35 ईयर्स की एज के ऊपर हम डायबिटीज़ को डील कर रहे हैं। तो पहले तो दीज आर नॉट एक्चुअली 50 एज, यंग एज ग्रुप है। और हमारे पास जो पाकिस्तान के साथ ये है कि एक तो हम नंबर 1 है दुनिया में एज प्रिवेलेंस में, प्रिवेलेंस जो है उसकी डायबिटीज़ की। दूसरा हमारा बहुत यंग एज ग्रुप है। इससे फ़र्क क्या पड़ता है, ये हमारे काम करने वाली सारी कम्युनिटी है जो अब बीमार हो रही है। और फिर दूसरा जो इस दफ़ा का हमारा थीम है वर्ल्ड डायबिटीज़ डे का, वो है वर्ल्ड डायबिटीज़ एट वर्क प्लेसेस। और वर्क प्लेसेस क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है कि एक इंसान अपनी ज़िंदगी के 8 से 12 घंटे वर्क प्लेस पे गुजारता है, और स्टिग्मेटाइजेशन है। लोग बताना नहीं चाहते, कोई इंसुलिन लगाते तो अपने कुलीग्स को बताते हुए शर्माते हैं कि मैं इंसुलिन लगाता हूँ, तो उसको खुदा ना खास्ता कुछ मिस हैप होता है, उसको स्ट्रेस होता है, तो ज़ाहिर बीमार होगा वो अपनी वर्क प्लेस पे। देयर इज़ नोबडी टू हैंडल दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो इस वजह से वर्क प्लेस के ऊपर वेलबींग बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमें अपने ऐसे कुलीग्स का ख्याल करना चाहिए जिनको डायबिटीज़ है,
और स्ट्रेस लेवल आप किस तरह से उनसे बात कर रहे हैं, जो इनको मैनेज करना चाहिए चीज़ों। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। तो जनाब, जो थीम है इस साल का बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, आम हमारी जो ज़िंदगी है उसमें तो ये चीज़ें हैं, लेकिन वर्क प्लेस पे अगर आपको है तो आप शर्माएं ना बताने से, और अगर आपको नहीं है और अगर कोई आस पास है तो उसका ख्याल ज़रूर रखें। इसी के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त, अपना रखिए ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।